Assalamu alaikum and welcome to Unlock Pharma with Dr. Umair. In previous lecture, we discussed in detail the process of crystallization. In continuation of that lecture, in today's lecture, we will discuss the very basic mechanism of crystallization, that how crystallization occurs. There are basic two mechanism फॉर द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. सबसे पहले उसमें है बाय लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड सेकंड वन इज बाय इवापोरेटिंग द सॉल्वेंट फ्रॉम विच द क्रिस्टल हैज टू बी सेपरेटेड आउट. हमें पता है कि प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो बेसिकली हम जब क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो एक पॉइंट पर पहुंचते हैं जिसको हम कहते हैं सुपर सैचुरेशन पॉइंट. जब हम उस पॉइंट पर पहुंचते हैं तो हमारे पास क्रिस्टल बनते हैं. अब ये सारा मैकेनिज्म होता किस तरह है तो उसको हम डिस्कस करेंगे. तो उसके लिए सबसे पहले है बाय लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. जब हमारे पास सॉल्वेंट होता है तो उस सॉल्वेंट ने सॉल्यूट पार्टिकल को एकमोडेट किया हुआ होता है, सही है. लेकिन अगर हम इस मैकेनिज्म पे जाए तो ये मैकेनिज्म हमें कहता है कि जैसे ही हम टेम्परेचर को लो करते हैं तो वी नो दैट बाय लोअरिंग द टेम्परेचर कंडेंसेशन अकर. जब कंडेंसेशन होती है तो जो एकमोडेटिंग एरिया होता है या कैपेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है. जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो आपके पास जो पार्टिकल मौजूद होते हैं वो सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं. जब वो सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो हम उसको एज अ क्रिस्टल सेपरेट आउट करते हैं. लेकिन अगर हम उसको मेल्ट करते हैं तो उसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा हो जाती है, कंसंट्रेशन कम हो जाती है, सही है. जब कंसंट्रेशन कम होती है तो वो इजीली सॉल्युबलाइज हो जाता है. फिर हम उसमें एडिशन फर्दर करते हैं और फिर हम एक स्पेसिफिक पॉइंट पर पहुंचते हैं जिसको हम कहते हैं सुपर सैचुरेशन पॉइंट, और उसके बाद हमारे पास क्रिस्टल बनते हैं. तो बाय लोअरिंग टेम्परेचर का मतलब यह है कि हम टेम्परेचर को जब लो करते हैं तो सॉल्वेंट की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है. जब सॉल्वेंट की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है तो कंसंट्रेशन डायरेक्टली बढ़ जाता है. जब डायरेक्टली कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो वो एक पॉइंट जो हम डिस्कस करते हैं सुपर सैचुरेशन पॉइंट, तो वो उस पर पहुंच जाता है और उस पर पहुंचने के बाद हमारे पास क्रिस्टल की सेपरेशन हो जाती है. दूसरा है बाय इवापोरेटिंग द सॉल्वेंट. उसमें हमने क्या किया था पहले में कि हमने कूलिंग की थी, लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर किया था, कंडेंसेशन हुई थी. एक दूसरे पॉइंट में क्या है कि बाय इवापोरेटिंग द सॉल्वेंट नॉर्मली हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, वो डिसॉल्व होता है, सही है. एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एकमोडेट करता है, सही है. लेकिन अगर हम उसमें इवापोरेशन करेंगे, सॉल्वेंट को इवापोरेट करेंगे, तो जब सॉल्वेंट को इवापोरेट करेंगे इसका मतलब है कि जो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमने एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया था अब वो रेशो नहीं रहेगी. क्योंकि हम इवापोरेशन करते हैं तो इवापोरेशन से क्या होगा कि सॉल्यूट पार्टिकल तो इंटैक्ट रहेगा, लेकिन जो हमारे पास सॉल्वेंट की क्वांटिटी होगी इवापोरेशन से वो डिक्रीज कर जाएगी. जब सॉल्वेंट की अवेलेबिलिटी डिक्रीज होगी तो डायरेक्टली जो हमारे पास कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का वो बढ़ जाएगा. जब वो बढ़ेगा तो वो एक पॉइंट पर पहुंचेगा जिसको हम सुपर सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, और सुपर सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंचने के बाद जो क्रिस्टल है वो सेपरेट आउट होते हैं. तो ये दो बेसिक मैकेनिज्म है जिसके जरिए हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं. अब क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए या क्रिस्टल बनाने के लिए हमने दो मैकेनिज्म पढ़ लिए. अब ये दो मैकेनिज्म काम करते किस, इंटरनली क्या होता है, उसमें फर्दर दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. अगर वो स्टेप्स होंगे तो फिर हमारे पास क्रिस्टल बनेंगे, अगर वो स्टेप्स फॉलो नहीं होंगे तो हमारे पास क्रिस्टल नहीं बनेंगे. वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो क्रिएशन ऑफ क्रिस्टलाइन न्यूक्लियाई, या इसको हम सिंपली कहते हैं न्यूक्लिएशन फॉर्मेशन. एक और लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि न्यूक्लिएशन इज एन इमेजिनरी पॉइंट जो कि हम लेते हैं कि भाई हमारे पास फर्स्ट पार्टिकल जो सेपरेट आउट होगा वो
एज अ न्यूक्लियस काम करेगा, जो कि फर्दर पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा अपने पास और एक एग्रीगेशन बनाएगा। तो क्या होगा कि क्रिएशन ऑफ क्रिस्टलाइन न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई एक्ट एज अ बेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। अगर आपके पास बेस नहीं होगा तो हमारे पास फिर फर्दर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगी। इसकी मिसाल किसी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए है। हम क्या करते हैं, बिल्डिंग खड़ा करते हैं तो उसमें हम ईंट पे ईंट रख के एक दीवार बनाते हैं या बिल्डिंग बनाते हैं। तो जो फर्स्ट जो हम बेस रखते हैं तो उसमें एक पहला ईंट रखा जाता है जो कि एक्ट एज अ न्यूक्लियस। उस पे फिर हम फर्दर ईंट रखते हैं। अगर वो पहला वाला ईंट हमारे पास मौजूद नहीं होगा तो इसका मतलब है कि बेस मौजूद नहीं होगा। जब बेस मौजूद नहीं होगा तो आपके पास जो कंस्ट्रक्शन है वो नहीं होगी। तो न्यूक्लिएशन का काम यहां पर क्या है कि इनिशियली एक पॉइंट यहां पर एक पार्टिकल क्रिस्टलाइज आउट होगा, जो कि फर्दर पार्टिकल जो सॉल्वेंट में मौजूद है वो उसको इस तरह अट्रैक्ट करेगा और क्रिस्टलाइजेशन होगी। जब न्यूक्लिएशन होगी, न्यूक्लिएशन के बाद क्या होगी, क्रिस्टल ग्रोथ। क्रिस्टल ग्रोथ क्या है, एग्रीगेशन है। जैसा कि यहां पर ये एक पार्टिकल या एक क्रिस्टल सेपरेट आउट हुआ, न्यूक्लिएशन हो गई। अब क्या होगा कि यहां पर और भी पार्टिकल मौजूद है तो और पार्टिकल इसके करीब आते जाएंगे और जो क्रिस्टल साइज है वो बढ़ता जाएगा, जिसको हम क्रिस्टल ग्रोथ कहते हैं। तो ये दो पॉइंट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रिस्टलाइजेशन के लिए कि पहला है हमारे पास न्यूक्लिएशन होगी, न्यूक्लिएशन के बाद क्रिस्टल ग्रोथ होगी। क्रिस्टल ग्रोथ नहीं होगी तो हमारे पास क्रिस्टल की अवेलेबिलिटी फिर नहीं होगी। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम कहते हैं कि बेस होगा, न्यूक्लिएशन एक बेस प्रोवाइड करेगा। अब न्यूक्लिएशन किस तरह करेंगे, देयर शुड बी सम मैकेनिज्म या सम प्रोसेस बाय विच वी कैन जनरेट न्यूक्लियाई, क्रिस्टलाइन न्यूक्लियाई। देयर आर सर्टेन स्टेप्स या सर्टेन processes by which we can generate the crystalline nuclei. These include by cooling in unseeded solution. Unseeded solution का मतलब क्या है, अनसीडेड सोल्यूशन का मतलब है कि हमने एक सोल्यूशन बनाया हुआ है लेकिन उसमें कोई क्रिस्टल मौजूद नहीं है, या जिस चीज का हमने क्रिस्टलाइजेशन करना है उसका कोई पॉइंट या कोई पार्टिकल मौजूद नहीं है। तो ये कूलिंग वाले पॉइंट को यहां पर ले लें बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। एक सिंपल सोल्यूशन है आपके पास, उसको आपने कूल कर दिया। जब कूल कर दिया तो एक पार्टिकल सेपरेट आउट हो जाएगा, दैट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियस और फर्दर न्यूक्लिएशन होगी या फर्दर क्रिस्टलाइजेशन को वो प्रमोट करेगा। दूसरा है बाय सीडिंग। बाय सीडिंग का मतलब क्या है कि हमारे पास एक सोल्यूशन है, उसमें हम कहते हैं कि सीडिंग करते हैं। सीडिंग का मतलब क्या है, लेट्स सपोज एक क्रिस्टल हम बनाते हैं, लेट्स सपोज हम बनाते हैं कि हमारे पास ए पार्टिकल है, इसका हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं या क्रिस्टल बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास अनसीडेड सॉल्यूशन होगा, सही है, अनसीडेड सॉल्यूशन होगा, उसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे इस ए पार्टिकल का क्रिस्टल या पार्टिकल हम इसमें ऐड कर देंगे। जो पार्टिकल हम ऐड करेंगे वो क्या होगा कि वो एक्ट एज अ न्यूक्लियाई। जब वो, क्योंकि हमने क्रिस्टलाइजेशन इस ए का करना है तो इसका एक पार्टिकल हमने यहां पर ऐड कर दिया। जब इसका एक पार्टिकल हम इन अनसीडेड सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो वो पार्टिकल एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियाई। जब वो एज अ न्यूक्लियाई एक्ट करेगा तो हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन को प्रमोट करेगा। नेक्स्ट इज सीडिंग बाय क्रिस्टल लेफ्ट फ्रॉम प्रीवियस बैच। लेफ्ट फ्रॉम प्रीवियस बैच, इसको घरेलू एग्जांपल से मैं समझाता हूं कि हम दही बनाते हैं, सही है, दही बनाते हैं तो याद, दही जब बनाते तो हम कहते हैं कि हमने एक बर्तन में दही रखा हुआ है, सही है। सीडिंग बाय क्रिस्टल लेफ्ट फ्रॉम प्रीवियस बैच, अगर उस बर्तन में दही मौजूद है और उससे हम दही को रिमूव कर लें, सही है, लेकिन बर्तन को साफ ना करें। जब बर्तन को हम साफ नहीं करेंगे तो उसमें
दही के पार्टिकल मौजूद होंगे, ड्रॉप्स मौजूद होंगे। अब अगर हम इसमें दूध डालेंगे तो क्या होगा? जब इसमें हम दूध डालेंगे तो जो दही थोड़ा बहुत रह गया है बर्तन में, वो दही विल एक्ट एज अ सीड फॉर द प्रमोशन ऑफ योगर्ट। दही बनाने के लिए जो थोड़ा बहुत दही बर्तन में रह चुका है वो एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियाई, एक बेस प्रोवाइड करेगा। अब जब बेस प्रोवाइड करेगा तो वो जो दूध हमने डाला हुआ है बर्तन में वो दही बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ द सीड लेफ्ट फ्रॉम द प्रीवियस बैच। और नेक्स्ट है एट्रेशन। एट्रेशन मीन बाय ब्रेकिंग द पार्टिकल। हमारे पास पार्टिकल मौजूद है, जब हम एट्रेशन करेंगे, स्टेयरिंग करेंगे और ब्रेक डाउन करेंगे तो पार्टिकल स्मॉल साइज में कन्वर्ट होंगे। जब स्मॉल साइज में वो कन्वर्ट होंगे तो वो एक्ट करेंगे एज इंडिविजुअल न्यूक्लियाई, और इंडिविजुअल न्यूक्लियाई फिर ग्रो करेगी जिसको हम कहते हैं क्रिस्टल ग्रोथ। तो इस तरह हम क्या करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टल को अटेन करते हैं। सो ये था सारा मैकेनिज्म क्रिस्टलाइजेशन का कि किस तरह हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। अब क्रिस्टल बनता है तो उसके डिफरेंट साइज होंगे, सही है? डिफरेंट साइज से क्रिस्टल बनेंगे तो उसको हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसको हम हमारे पास एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ वॉन वेरीमान। इस थ्योरी के बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास जो क्रिस्टल बनेगा उसका साइज कम होगा या ज्यादा होगा। अब थ्योरी ऑफ वॉन वेरीमान क्या कहता है हमें? इट सेज दैट द डिग्री ऑफ सुपरसैचुरेशन इज रिलेटेड टू द पार्टिकल साइज ऑफ क्रिस्टल। वो रिलेट करती है पार्टिकल साइज से। किस तरह के? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q माइनस एस डिवाइड बाय एस। अब यहां पर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट की बात क्यों आती है? क्योंकि जब क्रिस्टल बनेंगे तो वो प्रेसिपिटेट होंगे, जब प्रेसिपिटेट होंगे तो नीचे बैठेंगे, उसको फिर हम सेपरेट आउट करेंगे। तो ये थ्योरी हमें कहती है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट, जो क्रिस्टल हमारे पास सेपरेट आउट होंगे उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q माइनस एस डिवाइड बाय एस। अब Q माइनस एस डिवाइड बाय एस क्या है? Q is actually the total concentration of substance to be precipitated out या crystalline out। हमने किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कर दिया, अब कितनी कंसंट्रेशन या कितने अमाउंट का पार्टिकल क्रिस्टलाइज आउट होगा उस कंसंट्रेशन को हम डिनोट करते हैं Q से। S is actually the solubility of that solute in that specific solvent, while Q minus S is the amount of material thrown out of the solvent। अब ये थ्योरी किस तरह हमें बताती है कि हमारे पास पार्टिकल साइज क्या होगा? हमने मैकेनिज्म पढ़ा था। मैकेनिज्म क्या है कि बाय लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहां पर इस थ्योरी को देके एज्यूम करें कि हम रैपिड कूलिंग करते हैं। क्या करते हैं? रैपिड कूलिंग करते हैं। जब रैपिड कूलिंग करेंगे तो इसका मतलब है कि प्रोसेस इंक्रीज हो रहा है। जब प्रोसेस इंक्रीज होगा तो रैपिड कूलिंग से क्या होगा कि कंसंट्रेशन सॉल्यूट की ज्यादा होगी, क्योंकि एकमोडेशन के लिए सॉल्वेंट कम होगा। तो रैपिड कूलिंग होगी, रैपिड कूलिंग होगी हमारे पास, तो इसका मतलब है कि डिग्री ऑफ सुपरसैचुरेशन क्या होगी? डिग्री ऑफ सुपरसैचुरेशन इंक्रीज होगी। डिग्री ऑफ सुपरसैचुरेशन जब इंक्रीज होगी इसका मतलब है कि पार्टिकल्स जब सेपरेट आउट होंगे वो ज्यादा होंगे, उसका साइज क्या होगा? स्मॉल साइज पार्टिकल होंगे। स्मॉल साइज पार्टिकल होंगे, सही है? रैपिड कूलिंग increase the degree of supersaturation and fine particle या small particle will be separated out in large number। लेकिन इसको अगर हम उलट कर दें, जब उलट करेंगे इसका मतलब है कि
कूलिंग को हम स्लो करेंगे। जब कूलिंग को स्लो करेंगे तो स्लोली पार्टिकल सेपरेट आउट होंगे। जब वो स्लोली सेपरेट आउट होंगे तो उसको इतना टाइम मिल जाता है कि वो और पार्टिकल को एग्रीगेट करे। सही है, जो एग्रीगेशन बनाएगा तो पार्टिकल साइज लार्ज होगा। सही है, तो यहां पर देखिए जब स्लो कूलिंग होगी तो इसका मतलब है कि सुपर सैचुरेशन स्लो होगी। सुपर सैचुरेशन जब स्लो होगी तो इसका मतलब है कि पार्टिकल साइज ज्यादा बढ़ेगा। पार्टिकल साइज जब ज्यादा बढ़ेगा तो आपके पास स्मॉल साइज क्रिस्टल नहीं बनेंगे। तो अब हम किस तरह ये करेंगे? सही है, हम कहते हैं कि स्मॉल पार्टिकल हम अचीव करें, स्मॉल पार्टिकल क्रिस्टलाइज आउट हो, तो उसके लिए जरूरी है कि Q माइनस S शुड बी large. Now what is Q minus S? Q minus S is actually the amount of material to be thrown out. जिस मटेरियल को हम सेपरेट आउट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल तो वो Q माइनस S है। अब Q माइनस S लार्ज होगा तो हमारे पास क्या होगी? स्मॉल पार्टिकल क्रिस्टल आउट होंगे। अब ये Q माइनस S को किस तरह हम अचीव करेंगे हमारे पास लार्ज होगा? इसके लिए दो पॉइंट है। देखिए, एक तो हम S को कम कर लेंगे, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। सही है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी तो हमारे पास पार्टिकल सेपरेट आउट होंगे। अगर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज नहीं होगी तो पार्टिकल किस तरह से सेपरेट आउट होगा? और क्यों जो सब्सटेंस हमने ऐड करना है या जिसको हम क्रिस्टलाइज आउट करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ क्यों शुड बी लार्ज व्हाइल दी सॉल्युबिलिटी S शुड बी स्मॉल इन ऑर्डर टू अचीव Q minus S, that is small particle. So this was all about the theory of von Neumann, that how we can achieve a specific size of particle. Hope you can understand. If you want to take a screenshot, you should take it from the board. For more videos, subscribe Unlock Pharma with Dr. Umair.